जैसा कि आप देख रहे हैं, शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी और प्रेम कुमार नज़र साहब हमारे बीच हैं। ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनके लिए भी और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए भी मेरा ख़्याल ये है कि इस तरह के मौके हमारी ज़िंदगी में बहुत कम आते हैं कि ऐसी हस्तियों को, ऐसी शख्सियतों को हम बिल्कुल अपने सामने देख रहे हों, सुन रहे हों, जो अपनी ज़िंदगी में लीजेंड बन जाते हैं। मैं इसे मुबालगा नहीं समझता, बल्कि ये बहुत से लोगों का ख़्याल है कि शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी उन लोगों में है, उन शख्सियतों में है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा, बहुत बड़ी मुद्दत, मेरा ख़्याल ये है कि 50-60 साल की मुद्दत गुजारी है लिखने पढ़ने में। उर्दू साहित्य को, उर्दू अदब को, उर्दू की दानिश्वरी को जो इन्होंने अता किया है इनकी तहरीरों से, इनकी रचनाओं से, वो मेरा ख़्याल ये है कि बहुत बड़ा हमारा सरमाया है। और उसी की बिना पर आम तौर से लोग ये समझते हैं कि फ़ारूक़ी साहब इस वक्त लीजेंडरी हैसियत रखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशनसीबी की बात है कि हम फ़ारूक़ी साहब को यहाँ सामने अपने देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। हज़रात, ये भी मुझे तो इस प्रोग्राम का जो उन्वान है, जो नाम है, एक चाँद है सरे आसमां। आप ज़रा समझें कि वो जो नावल है कई चाँद है सरे आसमां, जो नावल उर्दू की लिटरेरी कल्चर, उर्दू के क्लासिकल लिटरेरी कल्चर को हमारे ज़माने में हमारे सामने बिल्कुल ज़िंदा कर देता है। तो वहाँ तो बहुत से चाँद थे, लेकिन हमारे ज़माने में भी कुछ चाँद ऐसे हैं, बहुत सी सितारे हैं, तारे हैं, चमक रहे हैं। उनमें फ़ारूक़ी साहब की हैसियत उस चाँद की है जो आसमान अदब पर, साहित्य के आसमान पर रोशन है। तो मैं इस प्रोग्राम में फ़ारूक़ी साहब का खैर मक़दम करता हूँ। और जैसा कि अभी मैंने अर्ज़ किया, प्रेम कुमार नज़र साहब जो एक ज़माने से घर से ज़्यादा बाहर निकलते भी नहीं थे, लेकिन फ़ारूक़ी साहब से जो उनका ताल्लुक़ है और इस प्रोग्राम से जो उनका ताल्लुक़ ख़ातिर था, उसकी बिना पर वो यहाँ तशरीफ़ लाए। हम उनका भी खैर मक़दम करते हैं। फ़ारूक़ी साहब के तारुफ़ में बहुत लंबी गुफ्तगू की जा सकती है, उसका यहाँ मौका नहीं है, लेकिन मैं ये आपके सामने ये कह दूँ कि फ़ारूक़ी साहब की सबसे बड़ी पहचान जो है वो एक नक़ाद, एक आलोचक, एक क्रिटिक की है, मॉडर्न क्रिटिक की, जिन्होंने कई मैदानों में, उर्दू साहित्य के कई मैदानों में, शायरी, फ़िक्शन, ट्रांसलेशन, उर्दू ज़बान की तारीख़, उसकी हिस्ट्री पर इतना काम किया है, मीर पर काम किया है, गालिब पर काम किया है, इतना काम किया है कि उस पर तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है कि उसका यहाँ मौका नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्रेम कुमार नज़र साहब अपनी गुफ्तगू से, यानी प्रेम कुमार नज़र साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो फ़ारूक़ी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करें ताकि बाकायदा सिलसिला आगे बढ़ सके। नज़र साहब। कोई ज़माना था कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को अंग्रेज़ी अदब का डिक्टेटर समझा जाता था, और जब ये बात मुझे याद आती है तो झट से फ़ारूक़ी साहब याद आ जाते हैं कि इनकी हैसियत भी एक लिटरेरी डिक्टेटर की तरह है। आज से कोई 55-60 साल पहले जब इन्होंने तनकीद का काम शुरू किया तो उस वक्त लोग बहुत चौंक उठे, हैरान रह गए कि ये नया शख्स कौन पैदा हो गया जो इस तरह की बातें निकाल रहा है। तो मैं ये बात सीधे फ़ारूक़ी साहब से ही पूछना चाहता हूँ कि आपने उस ज़माने की तनकीद पर भी बहुत तनकीद की और आपने बहुत लिखा कि ये पुराने ज़माने की तनकीद जो है वो किसी काम की नहीं रही। तो आपने क्या फ़र्क महसूस किया, क्या कमी महसूस की, और जो आपने ख़ुद लिखा
उसको आप नया क्यों समझते थे? शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ साहित्य आज तक के दोस्तों का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और फिर खैर मकदम करता हूँ अपने दोस्त प्रेम कुमार नज़र का, जिनको मैंने आज बहुत दिन बाद देखा। ये बूढ़े तो हो गए हैं लेकिन असल में इतने बूढ़े हैं नहीं जितना आप समझ रहे हैं। अभी इनकी तबीयत बहुत जवान है माशाल्लाह, और जब इनसे आप बात करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा। ये तो खैर साहबजादे हैं हमारे अहमद महफूज साहब, इनको मैं क्या कह सकता हूँ। जो कुछ इन लोगों ने मेरे तारुफ में कहा है या जो कुछ आप लोगों ने कहीं और सुना हो, उसको हमेशा 10, 12, 15 से उसको बांट दिया कीजिए, तो जो निकले शायद वो सही हो तो हो, या शायद न सही हो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन प्रेम कुमार ने बड़ी एक अच्छी बात उठाई है कि जब मैंने आलोचना शुरू की तो ये मैंने कहा, और अब तक कहता हूँ कि जो मेरे सामने आलोचना है उर्दू में, वो मुझे कुछ जचती नहीं है, मेरा उससे कुछ संतोष नहीं होता, वो इत्मीनान नहीं होता। तो मसलन ये कि मैंने पूछा कि साहब जैसे गालिब हैं और मीर हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ हैं, लेकिन इनमें क्या फ़र्क है? गालिब को कैसे हम मीर से अलग कर सकते हैं? क्या उनकी कोई अलग पहचान है कि नहीं है? तो कहा गया कि साहब हाँ, वो गालिब के यहाँ नाजुक ख्याली बहुत है, उनके यहाँ पेचीदगी बहुत है, उनके यहाँ इस तरह की बातें जो समझ में नहीं आती कि क्या मतलब इनका है। नाजुक ख्याली किसे कहते हैं, बुलंद परवाज़ी किसका नाम है, पेचीदगी किसे कहते हैं, कभी ये समझाया नहीं गया। अच्छा, वो कहा गया कि मीर के यहाँ यह नहीं है, मीर के यहाँ सादगी बहुत है, मीर जो हैं उनकी बात बिल्कुल दिल से निकलती है, दिल पे असर कर जाती है। तो मैंने कहा ये बातें तो ऐसी हैं जो किसी के बारे में कह दीजिए आप, अब जो कोई पढ़ेगा तो मालूम करेगा गलत है कि सही है, वरना ये तो कहना आसान है बहुत। ऐसी बातें कहना आलोचना में बहुत ही आसान है कि कोई भी 4, 5, 15, 20 जुमले लफ्ज़ आप ढूंढ लीजिए जो अच्छे अच्छे हों, मुझे तारीफ़ करनी नज़र के मैं कहूँगा देखा भाई कितना बड़ा शायर है, उसका ख्याल बड़ा बुलंद है, बहुत नाजुक ख्याल है, दूर की बहुत बहुत बातें लाता है, पेचीदा ख्याल बहुत है। अब वही बात मैं जब जी चाहे इनके बारे में कह दूँ, महफूज साहब पे क्या पूछना, बहुत नाजुक ख्याल हैं, बहुत पेचीदा ख्याली करते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक सेमिनार में मैं था नहीं, लेकिन लोगों ने बताया मुझे कि एक साहब को एक मज़मून पढ़ना था, जिन पर मज़मून पढ़ना था वो कोई और साहब थे, मसलन ये मान लीजिए एक्स थे, तो वो भूल करके एक्स वाला मज़मून नहीं लाया, किसी कोई और मज़मून ले आए। उन्होंने सारा मज़मून वाई वाला पढ़ दिया, जहाँ वाई का नाम था वहाँ एक्स का नाम डाल दिया, वो पूरा मज़मून पढ़ गए अपना। वो है कि पूरे यूनिवर्सिटी के माहौल में किसी ने सोचा, ये न सोचा कि क्या कह रहे हैं। मतलब कि तनकीद उस ज़माने में ऐसी थी, हमारी आलोचना ऐसी थी कि किसी के बारे में चंद कुछ बातें बता दीजिए कि ये ऐसी 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 हैं। अब वो उससे फ़र्क तो होता नहीं, लेकिन कहने के लिए हो जाता है कि साहब वहाँ फ़र्क हो गया। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले तक एक साहब ने मेरे बारे में लिखा कि साहब फ़ारूकी साहब बहुत बातें हाँकते रहते हैं, इतनी बातें बनाते हैं, मीर मीर हैं, गालिब गालिब हैं, किस्सा ख़त्म हो गया। अगर इसी पर हम बच्चों को, अपने पढ़ने वालों को, गालिब के और मीर के मानने वालों को या किसी को भी पूछने वाले को इसी पर हम राज़ी कर लें कि जा भाई जा, मीर मीर हैं, गालिब गालिब हैं, तो फिर क्या बात बनेगी? कि एक आदमी 70 बरस तक मेहनत करे, शेर निकाले, नई बातें कहे, अपनी तरफ से बहुत ही दिल लगा करके कोई बात निकाले और कहे, और हम कहते हैं हाँ वो नज़र हैं, महफूज, तो चली छुट्टी हो जाए। तो मैं इससे बहुत दुखी था। अगर ये नहीं कि मैं कोई बड़ा भारी फ़र्क करने वाला अपने को समझता था कि मैं बड़ा फ़र्क कर सकता हूँ, लेकिन ये जो इस तरह की बातें, जो कुछ भी उर्दू मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, तो हर जगह नज़र आया ये कि इस तरह की बातें हो रही जो बहुत ही आम बातें। मोमिन कौन है? मोमिन के नाजुक ख्याली बहुत है। अच्छा, अगर मोमिन के नाजुक ख्याली तो गालिब के यहाँ वही चीज़ मिलती है, दोनों में फिर क्या फ़र्क हो गया? अगर दोनों नाजुक ख्याल हैं तो दोनों में फ़र्क किस बात का है भी कि नहीं है? तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि मोमिन अलग तरह के शायर हैं, वो अलग तरह के शायर हैं? तो हुआ ये था कि जो बातें कि लिटरेरी कल्चर में पहले मौजूद थी, जबकि लिटरेरी कल्चर में शायर का या जो भी है राइटर है, उसका और उसके सुनने वाले, पढ़ने वाले के दरमियान रिश्ता बहुत साफ मौजूद था। वो लोग समझ लेते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ और वो क्या सुन रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर ये हुआ कि ज़माना बदला, वो रिश्ते कमज़ोर पड़ गए। फिर एक मुसीबत और आ गई कि साहब वो स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, यूनिवर्सिटियाँ खुल गई, जिनमें कि सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा। यानी आपको मालूम है कि हमारे यहाँ उर्दू साहित्य या हिंदी साहित्य पढ़ाया जाने लगा उस ज़माने में
जबकि इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियों में अंग्रेज़ी पढ़ाई नहीं जाती थी। वो कह रहे थे कि अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए क्लास में जाने की ज़रूरत क्या है, ये तो अपने आपस की चीज़ें अब खुद समझ लेते हैं हम लोग। 1880 में जाकर के ऑक्सफोर्ड ने अंग्रेज़ी का कोर्स शुरू किया। तो अब हमारे युवा के कोर्स बना दिया गया। अब आप हैं प्रोफेसर अंग्रेज़ी के, हमारे प्रेम कुमार साहब, तो अंग्रेज़ी समझा देंगे लोगों को ये। अब उर्दू में कोई क्या करेगा, तो वही बात दोहरा जा रहा है। कहो जो गालिब के बारे में कही थी, थोड़ा सा हेर फेर करके मीर के बारे में कह दो, थोड़ा हेर फेर करके मोमिन के बारे में कह दो, थोड़ा और हेर फेर करो दयाशंकर नसीम के बारे में कह दो, फिक्शन के बारे में बात कर रहे हो। हाँ भाई, नज़ीर अहमद जो हैं वो बड़े ही सोशल क्रिटिक हैं। हाँ, वो प्रेमचंद भी वैसे सोशल क्रिटिक हैं, उनके यहाँ भी देखिए बड़ी गहराई है। तो सोशल क्रिटिक दोनों हैं बेचारे हैं। और प्रेमचंद जो बिल्कुल एक और तरह का आदमी है, और नज़ीर अहमद साहब एक और तरह के आदमी हैं। दोनों को आपने एक ही जगह बांध दिया कि वो भी सोशल क्रिटिक हैं, ये सोशल क्रिटिक हैं। तो हुआ ये कि लिटरेचर को पढ़ना पढ़ाना एक तरह से एक जिसे कहना चाहिए कि जनरलाइज कमर्शियल बिजनेस हो गया। उस बिज़नेस में हम लोग डाल दिए गए, जो हम लोग नए लोग आए थे, जिनको कि शौक़ था कि हम अपने उर्दू को या अपनी ज़बान को भी इस तरह देखें जिस तरह से कोई और लोग देखते हैं, अपने अपने राइटर को समझाते हमें हैं। इन्होंने ज़िंदगी भर अंग्रेज़ी पढ़ाई है, समझाया हुआ लोगों के साथ। भाई कि डॉक्टर जॉनसन को अभी आपने नाम लिया, बड़ी ज़्यादती की मेरे साथ, लेकिन चलिए कहा आपने कि डॉक्टर जॉनसन एक साहब थे जो ये थे वो थे, फ़लाँ साहब ऐसे नहीं थे, वो और तरह के थे। तो किस तरह के थे बता देंगे आपको कि कोलरिज ऐसा था, कोलरिज इस तरह का था, और जॉनसन इस तरह के थे, एंड सो ऑन। तो मैं इसलिए दुखी था कि भाई मैं इस तरह का फ़र्क मैं नहीं बयान कर सकता। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ मैं ख़ुद लिख के देखता हूँ कि क्या लिखा जाए, क्या कहा जाए, किस तरह बताया जाए लोगों को। फिर दूसरा सवाल ये था कि ख़ुद साहित्य है क्या। तो हमारे ज़माने में, हमारे लड़कपन के ज़माने में जिस तरह का प्रगतिवाद चल रहा था, हमारे हिंदी में भी और उर्दू में भी, प्रोग्रेसिव मूवमेंट जो, हाँ, जिसको प्रोग्रेसिव मूवमेंट कहिए आप, जो कि हिंदी उर्दू में तो खैर था ही, लेकिन हर हिंदुस्तान की हर ज़बान में था। तो वो लोग एक और तरह का एजेंडा लेके आए सामने हमारे कि साहब साहित्य हो तो ऐसा हो जैसा कि हम चाहते हैं। हम माने कौन, यानी हम माने वो जो कोई पार्टी है, कोई उनका कोई प्रोग्राम है, कोई उनका प्रिंसिपल है, उनकी तरह जो लिखे वो उसको वो शायर माने, राइटर मानेंगे, जो उनके ख़्याल में सोशल पर्पस या पॉलिटिकल पर्पस को पूरा करता हो। तो मैंने कहा कि भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। साहित्य को जांचने के लिए पहले साहित्य को लाओ, अदब को सामने लाओगे। अदब को जांचने के लिए पहला ज़रूरी ये होता है कि अदबी मेयार क्या है जिससे जांचोगे तुम। तो मैंने इस पर बड़ी बहस की लोगों से कि साहब आप लोग जो बात कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन इससे कोई नावलिस्ट या पोएट बड़ा नावलिस्ट कैसे बनाया जाए। ये कह के साहब कि इनके यहाँ सोशल कॉन्शियसनेस है, इनके यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविज़म बहुत है, तो इनके यहाँ है तो मेरी तरह की है तो इनकी तारीफ़ कर दूँगा, उनके यहाँ और तरह की उनकी बुराई कर दूँगा मैं। मतलब ये हुआ कि ये लिटरेरी क्वेश्चन नहीं हुआ, बल्कि ये एक तरह से सोशल पॉलिटिकल क्वेश्चन होगा, जो ठीक है, वैलिड है, लेकिन लिटरेचर की दुनिया में वो इतना वैलिड नहीं रह जाता, क्योंकि हम तो ये फ़र्क ही नहीं कर सकते हैं कि अगर एक ही चीज़, एक ही खराबी या खराबी खूबी दोनों आदमियों में है, तो एक आदमी एक से अच्छा क्यों है। फारूकी साहब, यहीं पर जो बात निकलती है कि आपने जो कहा कि इसके पहले तक, यानी आपकी तनकीद जब सामने आई है, उसके पहले गोया वो जनरलाइजेशन बहुत था कि अदब को सब, हाँ, उसमें चीज़ों को एक ही तरह से देखने का। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव जो थिंकिंग है या प्रोग्रेसिव लिटरेरी जो थॉट था, उसके बाद फिर जो हमारे यहाँ मॉडर्निज़्म का जो एक तरह से ट्रेंड चला, रुझान चला, और जिसको आपने एक तरह से लीड भी किया। तो ये जो बात थी कि प्रोग्रेसिव के मुकाबले में आपने जिस तनकीद को या जिस थिंकिंग को बताया लोगों के सामने, यही था कि चीज़ों को उनके असल पर्सपेक्टिव में रख के देखा जाए। और ज़रा सा इस पर भी कि मॉडर्निज़्म की जो बुनियादी जो बातें थी एक दो, वो उस पर कह रहे तुम। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मीर की शरह बहुत लोगों ने लिखी, आपसे पहले भी बहुत लोगों ने अपने ख़यालात का इजहार किया मीर की शायरी पर। तो आपने जब मीर की शरह लिखी और जो तमाम दुनिया में मशहूर हुई शहर शोरंगेज़ के नाम से, तो उसमें जब हम कई अशार का मतलब पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ मतलब उसमें आपने अपने भी डाल दिए हैं। हो सकता है वो मीर ने ना कहा हो,
लेकिन आपने कह दिया। और बल्कि कई बार तो लोग मजाक में ये भी कहने लगे हैं कि अगर आज गालिब ज़िंदा होते तो वो भी अपने कुछ अशार का मतलब फारूकी साहब से ज़रूर पूछते। पूछते, क्यों ना पूछता, बता तो रहे थे, ये उसमें क्या बात है। मतलब ये है कि इसमें क्या नई बात जो आपने मीर की शरह लिखी है उसमें क्या आपने नई बात कहनी? बहुत अच्छी बात है। नई बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन तुमको 2-3 बातें बताऊँगा मिसाल के तौर पर कि मीर को एक दो खैर ये मशहूर कर दिया कि साहब बड़ा बहुत ज़्यादा लिखा है और इतना कौन पढ़े भाई, वो बकवास बहुत उसके अंदर है वगैरह वगैरह। अब सरदार जाफरी साहब जो हमारे बहुत ही मोहतरम बुज़ुर्ग थे, हमारे मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी, वो मुझे मेरा बहुत बहुत लिहाज करते थे। उन्होंने भी मीर पर काम किया है, उन्होंने मीर का सिलेक्शन बनाया है। तो उनके सिलेक्शन में कोई शेर ऐसा नहीं है जिसमें कि जो मीर की शायरी में कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो शायद प्रोग्रेसिव आइडिया के ख़िलाफ़ जाती हूँ। मसलन ये कि लौंडों में छेड़छाड़ बहुत उसमें है, या ये कि उसमें औरतों के बारे में बड़ी ओपन बातें कही हैं। तो ये सब शेर उन्होंने निकाल दिए। उन्होंने बल्कि जो कमज़ोर शेर थे वो भी उन्होंने ले लिए, अगर उनके ख़्याल में उससे कोई प्रोग्रेसिव मीनिंग निकल सकती होगी। जैसे कि अब उनका एक मीर का शेर है कि अमीर ज़ादों के लड़कों से क्या था वो, मत मिलाकर मीर कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। तो दौलत के माने उन्होंने निकाले कि साहब वेल्थ से, कि इनकी दौलत ने हमको गरीब कर दिया। हालांकि दौलत से जो है उर्दू का मुहावरा है, अभी उसको बोलते हैं तो बदौलत कहते हैं, नहीं ऑन अकाउंट ऑफ। तो वो असल में लड़कों से छेड़छाड़ वाला शेर है। ये बड़ा बन संवर के रहते हैं, बड़े मंठर के सामने आते हैं, हम भाई इन्हीं की इश्क में गरीब हो गए, हमने सब कुछ लुटा दिया, अपना घर बार लुटा दिया, कोट बेच दिया, पतलून बेच दिया, लंगोटी लगाए घूमते हैं कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। तो दौलत के माने हुआ कि इनकी वजह से, बिकॉज ऑफ दीज पीपल। जाफरी साहब ने मतलब निकाला, साहब नहीं देखिए साहब, ये क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में शेर कहा गया, ये गरीब और अमीर के तबके के बारे में कहा गया है। गरीब वो होते हैं जो एक्सप्लॉइट होते हैं और अमीर वो होते हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं। और मीर ने इसी को कन्फर्म किया। कहाँ से किया भाई? अच्छा, मज़े की बात ये प्रेम कुमार, तुम मुझसे पूछता है कि तुमने जो मतलब निकाले हैं मीर के, वो मीर के यहाँ थे कि नहीं थे, तुम इन लोगों से क्यों नहीं पूछते हो? इन लोगों से भी पूछते कि हुजूर ये दौलत से तो उर्दू का मुहावरा है, इसके माने बिकॉज ऑफ बदौलत, अभी बोलते हो तुम लोग, हम लोग। तो अब यही हुआ कि अच्छा, फिर उनसे बड़े एक चाहने वाले मीर के, जिनका कि मैं खुद बहुत एहतराम करता हूँ, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आलोचना की दुनिया में जो कुछ भी मैंने किया है उसका बड़ा हिस्सा मुझे उनकी वजह से मिला। मोहम्मद हसन अस्करी साहब, वो हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, और जिनने उनको पढ़ाया था प्रोफेसर एस सी देव को, वो हमारे भी उस्ताद थे। तो हमारे उनके दरमियान बहुत सी बातें मुश्तरक थी। मसलन यही है कि साहब देव साहब के शागिर्द हम भी थे, वो भी थे, देव साहब के बहुत मानने वाले वो भी थे, हम भी थे। वैसे ही ये था कि वो मीर के भी बहुत मानने वाले थे। जो उन्होंने बनाया सिलेक्शन मीर का, तो वो सारे शेर निकाल दिए जिसमें कोई छेड़छाड़ का मामला आता हो, माशूक से छेड़छाड़ का मामला आता हो, माशूक को बुरा भला कहने की बात होती है, तो वो सब निकाल दिए उन्होंने। तो अब आप बताइए कि जब आप पूरे मीर को देख ही नहीं रहे हैं, आप तो कभी कोई उसकी एड़ी देख रहा है, कोई उसकी चोटी देख रहा है, कोई उसकी नाक देख रहा है, कोई उसकी आँख देख रहा है, तो भाई तुम मीर को कहाँ देख रहे हो? तो और मीर पर शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? अब बहुत दिन पहले की बात है कि बहुत बड़े प्रोफेसर थे उर्दू के, उन्होंने एक बड़ा भारी ऐसे लिखा, मीर साहब का नया आहंग, क्योंकि उन्होंने पहली बार भूले से पूरा दीवान मीर का पढ़ लिया था। तो जो शेर की इंतखाब में कहीं नहीं थे वहाँ मिल गए उनको, लड़कों से बातचीत के बारे में, लड़कों से छेड़छाड़ भी है, तो तरह तरह चीज़ें उसमें। तो बहुत उन्होंने समझा, बड़ी मैंने डिस्कवरी कर दी है कि साहब मैंने, अब मीर बेचारे को मरे हुए तो 200 बरस हो गए, आज आप डिस्कवरी कर रहे हैं कि मीर साहब के यहाँ एक नया अंदाज़ भी है। तो मुझे ये कहना है कि भाई पहले तो शायर को पूरा पढ़ो ना। अगर उसको तुम सबसे बड़ा शायर मानते हो तो पूरा पढ़ो, और फिर ये कि उस पर शर्मिंदा क्यों होते हो? अगर मान लीजिए विक्टोरियन ज़माने में लोगों ने आपको कह दिया कि साहब ये चीज़ें बड़ी गंदी होती हैं, इस बात से अलग, तुम खुद जानते ही होगे प्रेम कुमार, इससे अलग कि खुद विक्टोरियन ज़माने में बेइंतहा, जिसे कहना चाहिए पोर्नोग्राफी की इंतहा हो चुकी थी उस ज़माने में। लेकिन हम गरीबों पर जो हिंदुस्तान के लोग थे, कहा गया अरे सब बड़े गंदे होते हैं, इनके यहाँ बहुत सब जिक्र मिलता है, ये लौंडेबाजी का और औरतबाजी का और रंडीबाजी का फलाना। और मीर भी तो क्या करें, बेचारे मजबूर हो गए, उनकी शायरी में बहुत सारा ऐसा भी है। तो हम अपने लोगों में शर्मिंदा होने लगे। अगर अपने लोगों से आप शर्मिंदा होंगे तो इसका मानी हुआ कि मैं कहूँगा
कि मेरा बाप बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन उनकी इन बातों में शर्मिंदा हूँ। कमाल है भाई। भाई अगर बाप है तो बाप है तुम्हारा, वो तो शर्मिंदा होने के मानी क्या है? अब मैं कहूँ कि मेरी माँ बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, मगर उसकी एक आँख कहानी है, तो मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? तो अपने बाप माँ पर शर्मिंदा होने का क्या मतलब है? तो मीर का कलाम पढ़ने बैठे हो तो पूरा कलाम पढ़ो, जैसा भी ये पढ़ो उसको देखो उसमें क्या क्या बातें हैं। दूसरी बात ये कि तुमने ये कहा कि साहब मीर ने ये मानी ना निकाले होंगे, तो क्या आप वहाँ बैठे हुए थे? आप अगर क्या मीर के सामने बैठे हुए थे और मीर ने इससे इनकार किया, ये मानी इसमें नहीं है, तो चलिए आपकी एक बात है, एक हद तक मैं मान सकता हूँ। लेकिन अगर आपको याद होगा कि तफ़हीम गालिब जो मैंने लिखी, जिसमें गालिब के कुछ बहुत चुने हुए शेरों की मैंने कमेंट्री लिखी है, तो मैंने उसमें लिखा है कि इनमें कुछ शेर ऐसे भी हैं जिनके मानी गालिब ने कुछ बयान किए हैं और वो मानी ठीक हैं, लेकिन मैं उन मानी पर अपने को बंद नहीं समझता, क्योंकि कोई भी शायर ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरा कलाम कब तक रहेगा। मान लो 10 बरस में ख़त्म हो जाए, कल ही ख़त्म हो जाए, लेकिन मान लो अगर वो रहेगा 400 बरस रहेगा, 200 बरस रहेगा, 500 बरस रहेगा, हिंदुस्तान में भी रहेगा और मुल्कों में भी जाके रहेगा, तो वो कैसे फ़र्ज़ कर सकता है कि जो मैं आज कह रहा हूँ वही माने वो लोग निकालेंगे जो मुझसे 200 मील 200 बरस बाद हैं और 2000 मील दूर हैं। तो उस शायर का कमाल ये होता है कि वो उसमें ऐसी बातें डाल देता है जिनमें से कि बहुत से माने निकल सकते हैं। अब उन्होंने मीर ने वो माने इंटेंड किए कि नहीं किए, ये कोई मतलब नहीं इसका है। अगर शेक्सपियर के बारे में, तुम तो शेक्सपियर इतना पढ़ा चुके हो, शेक्सपियर के जितने माने हम लोग निकालते हैं और चले आ रहे हैं निकालते हुए, 400 बरस से लोगों ने कितने माने उसके निकाले हैं। उनमें एक मानी ये भी थे कि जो मीर के बारे में कहा कि साहब बड़ा फौज को है, उसको भी कहा कि था कि बड़ा पोर्नोग्राफर आदमी हो। लेकिन ये कि जो शेक्सपियर के बारे में जब 400 बरस से हम लोग नए नए माने निकाल रहे हैं, उसका ड्रामा वहीं मौजूद है, उसकी पोएम वहीं मौजूद है, कोई डिस्प्यूट नहीं करता कि हाँ ये शेक्सपियर के नहीं है, लेकिन मानी इसमें से नए निकल रहे हैं। तो बड़े शायर की एक बहुत बड़ी पहचान ये होती है कि वो हर ज़माने में अपने लिए, अपने पढ़ने वालों के लिए अलग मानी रखता है, या उसमें वो अपना शेर ऐसा बनाता है कि उसमें से बहुत से मानी निकल सकें। ये देखिए आपको एक शेर सुनाता हूँ, मामूली से शेर बिल्कुल है, जिस पर लोगों ने कभी गौर भी नहीं किया कि क्या है क्या नहीं। जहाँ में मीर से काहे को होते हैं पैदा, सुन दो मेरे कुमार, जहाँ में मीर से काहे को होते हैं पैदा, सुना ये वाक़या जिनने उसे तअस्सुफ़ था। अब देखो पहले कहीं मरने का जिक्र नहीं किया है, पहले मिसरे में ये कह रहे हैं कि जहाँ में मीर से काहे को होते हैं पैदा। अब हो सकता है कि मीर ने काहे को माने ये लिए होंगे कि भाई काहे को पैदा होते हैं, अपने पैदा होंगे। लेकिन मान लो मैं कहूँगा ये मानी भी कि क्वेश्चन कर रहा है क्यों पैदा किए जाते हैं ऐसे लोग, जिन लोगों को मर जाना ही लिखा है, चाहे महात्मा गांधी क्यों ना हो, तो क्यों पैदा किए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जहाँ में मीर से काहे को होते हैं पैदा, कि ऐसे लोग क्यों पैदा होते हैं, अब फिर कहाँ पैदा होंगे, एक बार गया तो गया, या फिर तुम ऐसे लोगों को बनाते क्यों, तुम ऐसे लोगों को बना के तोड़ देते हो। फिर सुना ये वाक़या जिनने उसे तअस्सुफ़ था, अब लिखा नहीं है क्या वाक़या, बताया नहीं कि उसके अपने मरने के बारे में कह रहा है, लेकिन जिन लोगों ने ये वाक़या सुना, अब वाक़या के माने इवेंट के भी होते हैं, वाक़या के माने डेथ के भी होते हैं, वाक़या के माने ड्रीम के भी होते हैं। तो सुना ये वाक़या जिन लोगों ने भी ये वाक़या सुना कि मीर मर गया, उसको अफसोस था। अब देखिए इसमें कई आदमी हैं, एक तो ये कि जिसने पहला मिसरा कहा है कि जहाँ में मीर से काहे को होते हैं पैदा, फिर ये कि सुना ये वाक़या, अभी दूसरा आदमी कह रहा है हाँ नज़र तुम ठीक कह रहे हो, सुना ये वाक़या जिनने उसे तअस्सुफ़ था। और तीसरा पहलू ये निकलता है कि इसके सुनने वाले बहुत थे, मीर के मरने की खबर सुनने वाले बहुत थे। ऐसा नहीं कि वो चुपचाप से किसी कोने में जाके मर गया, बल्कि जब वो मरा है तो तमाम शोहरा फैला कि अरे आज मीर मर गया। तो सुना ये वाक़या जिनने उसे तअस्सुफ़ था, उसको अफसोस था। तो अब ये हुआ कि एक छोटे से शहर में जिसमें कि मुश्किल से 15 वर्ड हैं, इन 15 वर्ड में मीर ने इतनी बातें कह दी कि मीर का मरना, मीर एक शायर है, मीर एक आशिक है, उसका मरना एक सोशल इवेंट भी हो जाता है, उसके मरने पर लोग अफसोस भी करते हैं, और तमाम दूर तक ये बात फैलती है कि मीर आज मर गया। और फिर ये कि ऐसे लोग क्यों पैदा होते हैं, ये क्या दुनिया का कौन सा इंसाफ है ये, आज बनाते हो कल तोड़ देते हो, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। या फिर ये कि अफसोस भी कह रहे भाई अब ऐसा कहाँ आने वाला है, अब वो आ गया चला गया, अब ना आएगा। तो एक मामूली से शेर में जो बहुत कम लोगों ने अपने इंतखाब में रखा है, इतने मानी निकल सकते हैं। अब तुम मुझसे कहो प्रेम कुमार नज़र की जा भाई पूछ के मीर से कि तुझने ये मानी तूने ये माने रखे कि नहीं रखे। नहीं, मेरा भाई मतलब मीर की तो खबर भी ख़त्म हो गई है। हमारे अंग्रेज़ भाई लोगों ने मीर की खबर पर रेल चला दी, उसको कब्रिस्तान में नहीं रह गया, तो मैं
कहाँ जाके पूछूंगे तेरा तेरा क्या मतलब? मेरा ख्याल है नावल के बारे में। नहीं कुछ ये कुछ कह रहे हैं, बताओ। शुरू हाँ, की बोलो प्रेम तनकीद में, हाँ शुरू की तनकीद में आपने हाँ जब नए शायरों को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया हाँ हाँ और उस वक्त आपकी तनकीद जो थी वो मैं समझता हूँ ज़्यादा हार्श थी। वो इसलिए थी कि आप टेनेट्स बता रहे थे जी हाँ कि शायर को ये करना चाहिए, शायर को ये नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। और आपकी तनकीद इतनी हावी हो गई कि बहुत से नए लिखने वाले शायर बहुत मायूस हुए आपकी बातों से और कई लोगों ने तो शायरी तक तर्क कर दी। मुझ पे तो तुम्हारा इल्ज़ाम लगा रहे हो। नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। तो ये आप तब कितनी देर में आप ये सेटिस्फाइड हुए कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ उस पर लोग अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखो इसमें देर तो इतनी लगी है कि अब तक नहीं पूरा हुआ है। जो जिसके मन में अब तुमने ये बात कह दी भाई, तुम हमारे दोस्त हो, प्यारे भाई हो, अब तुमने कही तो कही, लेकिन ये कि मैं तो नहीं समझता कि ये कोई ऐसा दुनिया में बेवकूफ़ शायर होगा जो मेरी बात सुन के ये पढ़ के शायरी छोड़ दे। मैं नहीं ऐसी बात। लेकिन चलिए मान लीजिए होगा। मैं आपको एक मिसाल लेकर फिर आगे चलता हूँ। कुछ महफूज साहब कहने वाले, तो अभी इनसे जिक्र भी कर रहा था मैं कि जब 2010 का सन आया जिसमें कि मीर को मेरे 200 बरस हो गए, बहुत जलसे वलसे हुए तो तमाम, यहाँ भी हुए, पाकिस्तान में हुए और जगह भी हुए। तो मुझे भी बुलाया गया था कि आप भी बड़े मीर के अपने भगत बनते हैं, आप तशरीफ़ लाइए। तो खैर मैं गया कराची में, जो बहुत बड़ी कोई जलसा वलसा था, बहुत बड़ा हॉल था, जैसे तुम्हारा हॉल जो ये है इससे भी बड़ा हॉल था, बड़ा पूरा भरा हुआ था। और मैंने उसमें 1 घंटे समझाया लोगों कि भाई मीर बेचारा एक बहुत बड़ा शायर है, उसको छोटे से दरिया में आप कि छोटे भैया, इसमें एको बहुत आ रहा था, भैया साहब एको कम कराओ, कि मीर बहुत बड़ा शायर है, उसको एक छोटे से लेवल में हम बंद कर देना कि साहब वो गम का शायर है, वो दुख का शायर है, ये उसके साथ बड़ी बेइंसाफ़ी। उसके यहाँ बहुत पहलू हैं, वो हर तरह की शायरी करता है। बल्कि मैंने बाद में ये भी लिख दिया है कि अगर कोई शायर उर्दू में मुझे शेक्सपियर की याद दिलाता है तो वो मीर हैं, कि मीर की तरह शेक्सपियर के यहाँ भी हर रंग मिलता है। खैर सब मैंने कहा हुआ और शेर सुनाए बहुत सारे मैंने लोगों को, बड़ी ताली वाली बजी साहब, बड़ा लोग खुश हुए, कोई हाथ मिला रहा है, कोई फ़ोटो खिंचवा रहा है। अब जब हम अपने घर पहुँचे, गरीब खाने पर पहुँचे इलाहाबाद में, तो एक ईमेल मिली कि कोई बहुत बड़े अफसर थे फौजी, उनकी ईमेल मिली कि साहब मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं आपके लेक्चर में था, बड़ी बढ़िया बातें आपने कही, मैं मानता हूँ, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मीर गम के शायर नहीं हैं। अब क्या करोगे तुम इसको? तो जिसके दिल में जो होती है वो उसी को मानता है। मैंने ये ज़रूर किया, अगर मैंने कुछ किया, ये ज़रूर किया कि मैंने कहा कि भाई साहित्य को साहित्यिक मापदंडों पर से देखो, जज लिटरेचर बाय लिटरेरी स्टैंडर्ड्स। उसमें कोई और चाहे कोई भी कितनी ही बड़ा बढ़िया उसके सोशल वैल्यू क्यों ना हो, पॉलिटिकल वैल्यू क्यों ना हो, लेकिन उस पर मत जाओ। बल्कि मुझसे एक दफ़ा एक साहब ने पूछ दिया कि साहब मान लीजिए कोई आरएसएस का आदमी है जो बड़ा अच्छा शायरी कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहूँगा तारीफ़ करूँगा। मैं अगर अच्छा शायर है तो मैं चाहे ये बाद में मुझसे कोई पूछे भाई कि इसमें जो आइडिया दिया गया उस आइडिया के बारे में क्या कहते हैं आप, मैं कह दूँगा मैं नहीं मानता। लेकिन शायरी को मैं अगर अच्छी है तो अच्छी ज़रूर कहूँगा उसको मैं, क्योंकि शायरी को या लिटरेचर को समझने के लिए, अरे भाई मामूली काम करिए तो आप स्टैंडर्ड लगाते हैं। अब जो आदमी की दर्जी का काम करता है, मोची का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, उस पर आप कौन सा स्टैंडर्ड लगाते हैं? यही तो लगाते हैं ना कि वो अपने काम में अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो शायरी में अगर आप अच्छे नहीं हैं तो फिर आप कुछ भी कर दें, कितनी उसमें फ़लसफ़ा छाँट दीजिए, कितनी उसमें मैसेज दे दीजिए, कितने लोगों को आप उसमें वलवला पैदा कर दीजिए, लेकिन भाई वो शायरी तो नहीं हो रही है ठीक से। तो शायरी अगर ठीक हो रही है तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन अब ये बात लोगों ने अब बड़ी हद तक मान ली है, बल्कि जो लोग मेरे मुखालिफ भी हैं, बहुत से लोग मेरे मुखालिफ हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि हाँ पोइट को, लिटरेरी पर्सन को, लिटरेरी राइटर को किसी भी इज़्म का, किसी एजेंडा का, किसी एक्सटर्नल प्रिंसिपल का पाबंद नहीं होना चाहिए, बल्कि जो लिटरेरी तकाज़े हैं उनको पूरा होना चाहिए पहले। अगर वो पूरे हैं और चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। आप कुछ तो कह रहे थे? हाँ, मैं फारूक साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जैसी आपने बातें कही तो ये बिल्कुल सही है कि आपने मीर को बिल्कुल नए अंदाज में रिवाइव किया, और वो जो मीर का रिवाइवल है उसके पीछे जो एक बहुत बुनियादी बात है आपकी तहरीरों में, वो ये है कि आपने उस अपने जो माजी का जो लिटरेरी कल्चर है
उसको भी एक तरह से मीर के हवाले से या मीर के ज़रिए से हमारे सामने फिर से ज़िंदा किया है। तो और ये अगर जो इस वक्त जो आपका नावल जो ज़ेर बहस है और हिंदी में अंग्रेज़ी में भी आपने उसका तर्जमा किया, मेरा ख़्याल ये है कि इस नावल के पीछे भी वही आइडिया है कि अपने लिटरेरी कल्चर को अपने ज़माने में हमें नए नए अंदाज में रिक्रिएट करना, और इसके पीछे और क्या ख़यालात आपके रहे हैं इस नावल की तख्लीक के पीछे कि जो हमारा पुराना कल्चर है, कदीम कल्चर है, ख़ास तौर से अदब का और तहज़ीब का, उसको जो हमारे ज़माने में आपने इस नावल के ज़रिए पेश किया है, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं। एक बात तो बहुत सामने की है ना कि देखो हम लोग जहाँ से पढ़ के निकले थे, जिस ज़माने में पढ़ रहे थे, उस ज़माने में ये बताया गया कि साहब कुछ भी नहीं था इन लोगों के यहाँ। ये बेचारे पुराने लोग जो थे, अगले वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ ना कहो। ये बेचारे क्या जाने कि साहित्य क्या होता है, और ये क्या जाने कि साहब वो तमाम जो सोशली यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो कुछ मालूम नहीं था इन लोगों को। इनका साहित्य बिल्कुल बेकार था, अनरियलिस्टिक था, अनट्रू था। तो मैंने यही कहा कि भाई अगर ये लोग ये वो जनरेशन कितनी बदनसीब होगी जो अपनी पास हिस्ट्री को डिनाई कर दे। कि अब जाहिर है कि जो ये बात तो सामने की है कि जो लोग हिस्ट्री को नहीं जानते हैं, जो वो हिस्ट्री को डिनाई करते हैं, वो लोग जाहिर बात है कि दे डोंट हैव एनी फ्यूचर ऑल्सो। अगर मुझसे पूछें आप तो हिस्ट्री को डिनाई नहीं कर सकते आप अगर। लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ कि हमारी पूरी लिटरेरी हिस्ट्री को डिनाई कर दिया गया कि ये लोग अनरियलिस्टिक हैं, ये इनमें कोई रियलिज़म नहीं है, इनमें कोई नेचर नहीं है, इनमें कोई ट्रूथ नहीं है, और इसलिए ये ऐसे नहीं है कि इनके बारे में हम कुछ बहुत इनको कोई तवज्जो दें। मुझसे एक बहुत ही बड़े उर्दू के क्रिटिक ने मुझसे कहा कि अरे मीर ठीक है, लेकिन खेत खेत पर एक शेर मिलता है। अब कौन इतनी मेहनत करे कि 700 पेज के दीवान, 800 पेज के दीवान उसका है, उसमें से खेत खेत पर शेर मिलता है तो कौन पढ़ना जाए भाई। तो ऐसे आदमी को पढ़ना अच्छा है, पढ़ना मत पढ़ो तुम उसको। तो एक जनरली एक कल्चर पैदा हो गया था हमारे यहाँ, जो कि बहुत बड़ी हद तक अंग्रेज़ों का लाया हुआ कल्चर था कि अपने पास्ट को हकीर समझो, अपने पास्ट को समझो कि वो गोया था ही नहीं, या अगर था तो ऐसा था कि उसमें कोई वैल्यूज़ नहीं थे, कोई उसमें लाइफ नहीं थी, कोई उसमें प्रिंसिपल नहीं था। तो इसलिए उसको छोड़ देना अच्छा है। अंग्रेज़ी की बात करो, साहित्य की बात करो, नेचर की बात करो। हमसे कहा गया कि अरे साहब ये मीर वीर क्या हैं, ये तो घास छीलते थे, नेचर इनकी शायरी में कहाँ है, इनकी शायरी में फूल पत्ती कहाँ से नहीं आ रही है। तो ये सिखाया गया था हम लोगों को। तो मैंने ये कहना चाहा था कि देखिए, एक तो लिटरेचर को आप सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते। सोसाइटी का एक हिस्सा कल्चर होता है जो सब पर हावी होता है। कल्चर हर चीज़ पर हावी हो जाता है, चाहे मज़हब हो, चाहे कोई और चीज़ हो। तो लिटरेरी कल्चर के से आप उसको अलग नहीं कर सकते, और लिटरेरी कल्चर को आप अलग नहीं कर सकते, सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते। सोसाइटी ही लिटरेरी कल्चर को बनाती है और उसमें फिर नई बातें पैदा होती हैं। कभी कभी लिटरेरी कल्चर उन सोसाइटी को उन बातों को नहीं मानता, कभी मान लेता है, लेकिन सोसाइटी के बगैर साहित्य नहीं बन सकता है। तो मैंने ऐसे देखिए इस नावल में आखिर क्या बात है कि देखिए, जब मैंने इस पर शुरू किया काम करना तो मुझे कई लोगों ने कहा कि अरे साहब आपने मीर के बारे में लिखा है, आपने मुसफ़ी के बारे में लिखा है, आपने गालिब के बारे में लिखा है, आपने 18वीं सेंचुरी में जब वो कुछ बड़े बड़े इंटरेस्टिंग फिगर थे जैसे बुद्ध सिंह कलंदर थे, उनको आपने लिया, आपने अपनी ही स्टोरी का हिस्सा बनाया है। तो अब आप दाग के बारे में लिखिए। दाग भी बड़े कलरफुल कैरेक्टर थे। तो मैं दाग के बारे में ज़ाहिर बहुत कुछ जानता हूँ, और दाग के बारे में जो ओपिनियन लोगों ने दी है उसके ख़िलाफ़ मैं कह भी चुका हूँ और कहता रहता हूँ। जो ओपिनियन दी गई कि साहब दाग की शायरी बिल्कुल रेट्रोग्रेड शायरी है, डीजनरेट शायरी है, और कहा गया था कि वो किले में मैं पले बड़े थे, लिहाजा किले का जो टेम्परामेंट था वही उन्होंने ले लिया। हालांकि मामूली हिस्टोरिकल फैक्ट है कि भाई दाग बेचारे पैदा हुए थे 1831 में, और जब वो गए हैं वहाँ पे किले में गए हैं अपनी अम्मा के साथ, तो इट वॉज 1844, तो 13 साल के थे। 13 साल का आदमी तो उस ज़माने में रिस्पॉन्सिबल हो जाता था, बिल्कुल शादी उसकी हो जाती थी, वो काम करने लगता था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि साहब बचपन से ही पहले पढ़े थे किले में, और किले का कल्चर वो था कि साहब वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय कि सब लोग गिरे पड़े थे और 3rd क्लास के लोग थे। उसी किले में बहादुर शाह ज़फ़र मौजूद थे, जिन्होंने गुलिस्तान जो बहुत बड़ी किताब सादी की फ़ारसी में है उस पर पूरी कमेंट्री फ़ारसी में लिखी, जिनके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2.5 आदमी थे जो वाकई सही माने में मास्टर राइडर थे। एक तो वो खुद, एक उनका बेटा, और एक मराठी औरत थी जो कि सिंधिया की फ़ौज में थी, जो सिंधिया की फ़ौज में थी, उसको कहा जाता है।
तो ये तो साहब इतनी इतनी उनकी एबिलिटीज़ थी। हमसे कहा जा रहा है कि अरे वो सब बिल्कुल रेट्रोग्रेड हैं, बिल्कुल एफीट हैं, उनमें कोई सेंस ही नहीं है कल्चर का, ऑनर का सेंस कोई नहीं है, वो बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। तो मैंने जब देखा कि उनकी अम्मा एक अजीब गरीब आदमी है कि 13-14 वर्ष की उम्र में वो लड़की घर से भाग जाती है, एक साथ कर लेती है एक अंग्रेज़ का अपने, और बग़ैर उस अब एक ये भी सवाल उठता है कि क्या उस ज़माने में ऐसे लोग थे? हाँ थे, वरना ये कहाँ से होती? और लोग भी इस तरह के थे बहुत। जब मैंने पढ़ा तो मालूम हुआ कि ऐसी और भी औरतें थी हिंदू मुसलमानों में जो कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करती थी कि मैं अपना फ़ैसला करूँगी कि मुझे क्या करना है, शादी करूँ कि नहीं करूँगी, करूँगी तो किससे शादी करूँगी। तो मुझे उनकी अम्मा ज़्यादा अट्रैक्टिव मालूम हुई एज ए पर्सन, एज अगेंस्ट दाग या कोई और। तो उसके सहारे से फिर मैंने तमाम चीज़ें उसमें ला के डाली। इस नावल का वो जो मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है वज़ीर ख़ानम का, जो दाग की माँ थी, गोया उनको सिंबल बना करके आपने उस पूरी यानी हमारी जो हिस्ट्री थी, लिटरेरी हिस्ट्री, लिटरेरी कल्चर, उसको आपने हम लोगों के सामने, नए ज़माने के सामने ये दिखाया। ठीक है, बिल्कुल। और मेरा ख़्याल ये है कि इस नावल की सबसे बड़ी क़ुव्वत यही है, यही इसका सबसे बड़ा हुस्न है कि इसने हमारी पुरानी तहज़ीब को, कदीम तहज़ीब जो इतनी लाइव तहज़ीब थी, उसको हमारे लिए मीनिंगफुल बना बस दिया। उसमें एक बात और थी जो मैंने कई जगह कही भी है, ये शायद नहीं कही, अब कह देता हूँ जी कि वज़ीर ख़ानम और उस ज़माने की दिल्ली में एक पैरेलल भी है कि वज़ीर ख़ानम की तरह से दिल्ली वाले भी चाहते हैं कि अपना डिटर्मिनेशन खुद करें, अंग्रेज़ के जाल से बाहर निकलें, भले ही मराठों के का साथ नहीं, लेकिन हम अंग्रेज़ों से बाहर जाएं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि शाह आलम बहादुर शाह ने जब कई बरस वो इलाहाबाद के किले में रहे, अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि हम निकल जाएंगे, हम अंग्रेज़ों की रक्षा में, शरण में नहीं रहेंगे। तो उन्होंने मराठों से हेल्प ले करके वो वहाँ से 1788 में आपके यहाँ लाल किले में आ गए। तो ये हमें गवारा था कि हम किसी दूसरे की हेल्प लें जो कि अपने घर का आदमी हो, लेकिन अंग्रेज़ की हेल्प नहीं लेंगे हम। लेकिन है हर चीज़ हमारे पास, एक से एक लर्नेड लोग हैं, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, एक तरह के एक से बड़े हुए मिलिट्री के एक स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन दिल्ली के कुछ बन नहीं रहा है। फिर भी वज़ीर ख़ानम को वही हाल है, सब कुछ उसके पास है, वो खूबसूरत भी है, तेज़ भी, बहुत दिमाग की बहुत तेज़ है, शायर भी अच्छी है, वो अपने डिटर्मिनेशन के लिए मरी जा रही है, लेकिन कभी डिटर्मिनेशन उसका होता ही नहीं। अंग्रेज़ के साथ नहीं बनती है, जो वो अंग्रेज़ मर जाता है और चली आती है, सेकंड मैरिज करती है, वो खुद ही बेचारा मर जाता है, ठग लोग उसे मार देते हैं, थर्ड में उसके पहले वो थर्ड मैं इस तरह हम ये देखते हैं कि वो अपने को लाइफ में असर्ट करने के लिए हर तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन हर दफ़ा कोशिश उसकी नाकाम होती है। और दिल्ली का वही हाल है कि दिल्ली अपने को हर तरह से असर्ट करना चाहती है, पॉलिटिकली, सोशली, मॉरली, कि हम हैं, अंग्रेज़ यहाँ बाहर का आदमी, अंग्रेज़ हमारा आदमी नहीं। वो आखिर वक्त तक अंग्रेज़ों को अपना यार, वफादार और अपना खादिम कहते रहे। कहा कि इतना तो ज़रूर कहेंगे हम, चाहे कुछ भी हो। इसी बात जब उनकी मालूम है कि बहादुर शाह की इनकम बहुत कम थी, एक इनकम बहुत बड़ी ये थी कि वो नौरोज़ के मौके पर और 1-2 मौके पर अंग्रेज़ लोग उनके यहाँ आते थे और उनको नज़र दिया करते थे। अब वो अंग्रेज़ों ने बाद में आके अंग्रेज़ों ने कहा वेलेस्ली के ज़माने में कि साहब ये हम तो पैदल नहीं जाएंगे किले में, हम तो घोड़े पर सवार होकर जाएंगे, और हम नंगे पैर नहीं जाएंगे, हम तो जूता पहन के जाएंगे, हम बैठेंगे खड़े ही रहेंगे। तो उनका ख्याल था कि बहादुर शाह मंजूर कर लेगा कि भाई उसको इतना पैसा मिलता है इन लोगों से, तो चाहे कितनी ही बड़ी वो सिम्बॉलिक उसकी डिफीट क्यों ना हो, लेकिन वो मान लेगा। उसने नहीं माना, मगर वो कई लाख रुपए सालाना की इनकम जो उसको होती थी नज़र से अंग्रेज़ों के यहाँ से, उन्होंने उसने तीनों बातें नहीं मानी। उसने कहा न तो आप घोड़े बैठ के यहाँ आ सकते हैं, ना आप जूते पहन के आप यहाँ आ सकते हो, और ना आप बैठ सकते हैं हमारे सामने। तो अब इतना तो असर्ट कर रहा है अपने को है। हमसे कहा जा रहा है अरे वो बेवकूफ़ आदमी, बुढ़ा आदमी है, उसको कुछ आता ही नहीं, शादी ही करता फिरता है, उसको और क्या आता है। अरे भाई, उसकी बीवी जो जवान बीवी थी इतनी वफादार निकली कि सब लोग छोड़ के चले गए, लेकिन वो साथ गई उसके रंगून तक, वहीं जाके मरी। तो ऐसा नहीं है कि ये इन लोगों में बड़ी वर्थ थी, बड़ी इनके अंदर बड़ी कैपेसिटी थी, मॉरल कैपेसिटी थी, लेकिन ये हम लोगों को कहा गया अरे सब गधे, बिल्कुल एफीट लोग हैं, मायल इजाद लोग हैं। तो मैंने चाहा कि वो कर्ज अदा करूँ मैं, जो 150 बरस से हमारे ऊपर लदा हुआ है कर्ज इन लोगों का, उसको अदा करने की कोशिश करूँ कि वहाँ हाउ पीपल लिव्ड देयर, हाउ डिड दे लव, व्हाट काइंड ऑफ लव इट वाज, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इट वाज, व्हाट दे थॉट अबाउट लाइफ एंड पोइट्री। ये बताओ इन लोगों को, तो समझे कि साहब हाँ ये था असल में, वो नहीं जो हमको किताब में पढ़ाया गया था। तो इस तरह से टाइम हो गया। जी जी, हो गया। हाँ तो ख़त्म कर दें। हाँ फारूक साहब, ये
मेरा ख़्याल ये है कि ये बहुत ही लाइव, बहुत कामयाब और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू रही। इसमें आपने अपने तनकीद के बारे में, तनकीदी ख़यालात के बारे में, मीर के बारे में और इस नावल के बारे में जो गुफ्तगू की, उससे मुझे यकीन है कि लोगों को बहुत रोशनी मिली होगी। प्रेम कुमार नज़र साहब ने भी आपके साथ जो इंटरेक्शन किया, जो ख़यालात उन्होंने ज़ाहिर किए, वो भी हमारे लिए बहुत बामानी थे। तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि इस गुफ्तगू में आप शरीक हुए साहित्य आज तक के इस प्रोग्राम में। प्रेम कुमार नज़र साहब भी हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और इसी के साथ ये गुफ्तगू ख़त्म होती है। शुक्रिया।